आत्मीय मित्रों नमस्कार। मैं हूं शिवेंद्र मिश्रा और आज मैंने पहली बार इस चैनल पर एक लंबा वीडियो बनाने के लिए सोचा है। एक कड़ी बहुत लंबे समय से मेरे मन के भीतर था शुरू करने का, और क्रांतिकारी विचारधाराओं आदर्शों को हमेशा मानता रहा, उसी का अनुपालन करता रहा। तो हमेशा मन में ये रहा कि एक दिन क्रांतिकारियों पर, उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर और देश के लिए उनके द्वारा दिए गए बलिदान पर कुछ ना कुछ कंटेंट मैं बनाऊंगा और आपके समक्ष रखूंगा। तो इसी कड़ी में मैं शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो की, और इस उद्देश्य से इस चीज को बना रहा हूं कि आज जहां कहीं भी उन शहीदों की, क्रांतिकारियों की आत्मा होगी, वो इस बात पर मैं आश्वस्त हूं कि कम से कम इस वीडियो के माध्यम से देश के वे तमाम लोग उन आत्माओं से परिचित हो सकेंगे, उनकी कुर्बानियों के किस्से सुन सकेंगे और उन्हें इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अपने मन में, जहन में बैठा सकेंगे और उनका स्मरण कर सकेंगे। तो 1901 ईस्वी की बात है। 28 जून या 29 जून 1901, ये इतिहास में वो दिन था जब पावना जिला बांग्लादेश में, वहां के एक मोहनपुर नाम के गांव में एक बेहद आम व्यक्ति, लेकिन क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उनके घर पर माता बसंत कुमारी और पिता क्षितिज मोहन लाहड़ी से एक अमर क्रांतिकारी ने, एक वीर बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम राजेंद्र नाथ लाहड़ी रखा गया। शुरू से ही जिस वक्त उनका जन्म हुआ, उस वक्त उनके पिताजी अनुशीलन समिति से जुड़ गए थे और वे उस वक्त जेल में थे, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करते हुए। उनके बड़े बेटे और वे, उनके पिताजी, वे दोनों लोग जेल में थे, यानी राजेंद्र नाथ लाहड़ी जी के बड़े भाई और उनके पिताजी। बचपन जिन परिस्थितियों में बीता, उसमें उन्होंने भारतीय परिवेश को, गुलामी को बड़े ही नजदीक से महसूस किया, और ये उनकी नियत थी और उनका देश प्रेम, मातृ प्रेम था मातृभूमि के प्रति, कि 1901 में उनका जन्म होता है और महज 9 वर्ष की उम्र में वे अपना घर छोड़ करके और बनारस चले आते हैं। बनारस के एक प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी रुकती है। करीब 1000-1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नन्हे नन्हे कदमों से एक लड़का उतरता है। बनारस की गलियों, बनारस का घाट, बनारस के घाट पर गंगा की आरती, शिवालय, इन सब को अपने जहन में जीते हुए वो व्यक्ति बनारस से ही अध्ययन करना प्रारंभ कर देता है। उसी बनारस में अध्ययन करते करते और आए दिन भारतीयों के ऊपर, आम जनमानस के ऊपर, जो मजदूर थे, गरीब थे, किसान थे, ऐसे आम लोग
या वे सारे लोग जो अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, उनको फांसी दिए जाने की सजा और कभी तोप के मुंह पर बांधकर दाग देने की खबर, इन सारी खबरों को वो लड़का सुना करता था। परिणाम ये हुआ, नियति इस मोड़ पर लेकर आई कि अनुशीलन समिति जो सचिंद्र नाथ सान्याल ने बनाया था, सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में मैं आपको बता दूं, वे भी एक क्रांतिकारी थे। ज्यादा वक्त उनका अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में बीता और उन्हीं के संपर्क में, क्योंकि बनारस में एक मोहल्ला था, बंगाली टोला मोहल्ला, उस मोहल्ले में ज्यादातर बंगाली रहते हैं और तब भी रहते थे। वे सारे लोग बनारस में आए थे, किसी न किसी रूप में राष्ट्र को स्वाधीन कराने का उनका मकसद था। अनुशीलन समिति से इस प्रकार वे जुड़ गए। जब सचिंद्र नाथ सान्याल ने तरुण लाहिड़ी के जज्बातों को, उनके मजबूत इरादों को देखा, तो उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित होती थी बंगाल से, बंगवाणी का उनको संपादक बना दिया और साथ ही वे इतिहास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, वहां से एमए के छात्र थे वे उस वक्त, और अर्थशास्त्र और इतिहास में महारत उनको हासिल थी। लेखन के प्रति भी उनका रुझान था, साहित्य के प्रति भी उनका रुझान था। इन सब चीजों को देखते हुए तरुण लाहिड़ी ने अपनी युवावस्था में बांग्ला साहित्य परिषद की स्थापना बनारस में किया और बंगवाणी के वे संपादक बन ही चुके थे। और इसके बाद वे लगातार अन्य कई पत्रिकाओं में, कंस नाम की एक पत्रिका आती थी, उसमें भी वे लिखते रहे अंग्रेजी दास्तान के विरुद्ध। और उस वक्त ये दौर था जब 1911, 12, 13 के आसपास का ये समय था, जब उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों का जो विप्लव था, संघर्ष था, वो शुरू हो चुका था। और इसी दरमियान उसी अनुशीलन समिति से जुड़े रहने का परिणाम ये रहा कि वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इनके ग्रुप में आए, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संपर्क में आ गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना चाहती थी। तकलीफें बहुत थीं उस वक्त। किसी भी बड़े आंदोलन को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन क्रांतिकारियों के पास था नहीं, और जो धन था वो बड़े बड़े पूंजीपति लूट कर रखे हुए थे और सहयोग कर रहे थे साथ ही साथ अंग्रेजों का भी, कि वे भी उस धन को लूट कर रखें और अपने देशों में ले जाएं। तो परिणाम यह हुआ कि इस तरह से एक योजना बनाई गई कि क्यों ना सरकारी खजाने को लूटा जाए। और सरकारी खजाने को लूटने की पूरी योजना उन 11-12 क्रांतिकारियों ने मिल करके अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साझा नेतृत्व में, उन लोगों ने ये एक योजना बनाई कि काकोरी एक रेलवे स्टेशन है, आपने नाम सुना होगा, लखनऊ के पास पड़ता है। तो ये 8 या 9 अगस्त की बात है 1925 की, कि वहीं से 8 डाउन पैसेंजर सहारनपुर से चलती है और लखनऊ तक आती थी। उस ट्रेन में सरकारी खजाना रखा हुआ था। सरकारी खजाने को लूटने का प्रबंध सभी ने बना लिया था। शुरू में अशफाक उल्लाह खान उस नीति के या उसके थोड़ा सा विरुद्ध थे, क्योंकि यदि वे पकड़े जाते सभी लोग तो उससे जो लंबा एक एम था, एक उद्देश्य था भारत को आजाद कराने का, वो वहीं छूट जाता। और हुआ भी ऐसा ही।
लेकिन सबने उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन सभी लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई और योजना का निष्पादन करने के लिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। ट्रेन आई, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी ने जंजीर खींचा, सारे क्रांतिकारी बराबर संघर्ष किए और सरकारी खजाने को इस तरह लूट लिया गया। एक बहुत बड़ा उद्देश्य इन क्रांतिकारियों का था। न सिर्फ देश को स्वाधीन कराने का उद्देश्य था, बल्कि किसी भी तरह से समाज में शोषण ना हो सके, कोई भी बड़ा आदमी अपने से छोटे आदमी का, शक्तिशाली कमजोर का शोषण ना कर सके, समाजवाद लाने का उनका इरादा था। और इस तरह जब यह घटना पूरी हो गई तो लाहिड़ी जी से प्रभावित होकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने उन्हें दक्षिणेश्वर कलकत्ता भेज दिया। दक्षिणेश्वर कलकत्ता में बम बनाने का कार्य उनको सीखना था। वे वहां गए और एक दिन ऐसा हुआ कि बम का वे परीक्षण ही कर रहे थे कि उसी दरमियान कोई बम फट गया और अगल बगल के लोग वे इस चीज को जान गए। पुलिस को भी भनक लग गई और वहीं दक्षिणेश्वर, जहां विश्व प्रसिद्ध मां काली देवी का मंदिर है, वहीं से अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहिड़ी जी को लखनऊ लाया गया। लखनऊ में मुकदमा चला, 2 साल तक मुकदमा चला और मुकदमे में न सिर्फ राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह समेत अन्य कई क्रांतिकारी, मनमथ नाथ गुप्त, कई क्रांतिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आजाद रहने वाले चंद्रशेखर आजाद तब भी आजाद रहे। तो इस तरह पूरा मुकदमा चला और मुकदमे की दास्तान बयान किया है इन क्रांतिकारियों ने अपनी लेखनी से कि कैसे उनकी बातों को, उनके विचारों को, सिद्धांतों को ब्रिटिश हुकूमत ने दरकिनार करते हुए और एक पक्षीय फैसला करते हुए उनके विरुद्ध नृशंसता के साथ, पूरी निरंकुशता के साथ कार्यवाही कर दी और फांसी के तख्त पर उन्हें चढ़ा दिया। वो दिन नजदीक आ गया। 19 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को गोंडा जनपद उत्तर प्रदेश में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में और रोशन सिंह को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में फांसी की सजा मुकर्रर किया गया। 19 दिसंबर 1927 के दिन फांसी होनी थी। लाहिड़ी जी को छोड़कर बाकी के अन्य जो 3 क्रांतिकारी, बिस्मिल साहब, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान साहब, इन लोगों को 19 दिसंबर 1927 को ही फांसी हुई। लेकिन लाहिड़ी जी को अंग्रेज इतना भय खा गए कि 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर 1927 को सुबह ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह अंग्रेजों के मन में एक बहुत बड़ा भय था चंद्रशेखर आजाद से कि यदि वे आ गए और उनको कहीं से भनक लगी हुई थी कि वे गोंडा जिले में आकर के और लाहिड़ी जी को छुड़ाने का प्रयास करने वाले हैं। वे जानते थे कि आजाद से लोहा लेना इतना आसान है नहीं और इसी डर में ब्रिटिश हुकूमत के परखच्चे जब उड़ गए तो 2 दिन पहले ही उन्होंने एक 26-27 साल के नौजवान को, जिसका बचपन शुरू हुआ था पाबना जिला बांग्लादेश से और गोंडा की सरजमी तक जो चला आया था मादरे हिंद के लिए, उसको फांसी पर लटका दिया गया। लाहिड़ी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान भास्कर उस दिन भी उदित हुए
लेकिन धूप में एक अलग सी मायूसी थी, खामोशी थी। आंखें बंद हो गईं, लेकिन प्रातःकाल 4 बजे का समय था जब जेलर उनके कक्ष में गया और कहा कि तुम तो 2 घंटे के बाद या कुछ देर के बाद मरने के लिए जा रहे हो और तुम कसरत कर रहे हो। अब ये कसरत तुम्हारी किस काम की है? इस पर लाहड़ी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि मैं मरने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं आजाद भारत में जन्म लेने जा रहा हूं। मैं हिंदू हूं और मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूं। मेरा ये मानना है कि यदि इतिहास पलटा खाया करता है तो मैं पुनः जन्म लूंगा और पुनः जन्म लेकर भारत के लिए, भारत की अस्मिता के लिए, गरीबी, शोषण, समाजवाद, साम्राज्यवाद, इसके विरुद्ध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध, साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध, निरंकुशता के विरुद्ध मैं लड़ूंगा। और अपने इन्हीं आखिरी वाक्यों के साथ कि आई एम नॉट गोइंग टू डाई बट आई एम गोइंग टू बी बॉर्न इन फ्री इंडिया, अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। 21वीं सदी के इस भारत में आज 2026 चल रहा है। 1927, 2026 लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जुबान पर इन क्रांतिकारियों का नाम है, वे उनको पढ़ते हैं। और जैसा कि लाहिड़ी जी के क्रांतिकारी साथी मनमथनाथ गुप्त ने कहा था कि उन शहीदों की, उन बलिदानियों की और क्रांतिकारियों की एक ही इच्छा थी कि जब आजाद भारत हो तब उनको याद किया जाए, उनके नक्शेपा पर चलने का प्रयास किया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने मैं ये वीडियो बनाया हूं। और मेरा यह निवेदन है इसे देखने वाले उन सभी लोगों से कि भारत के उस प्रत्येक युवा तक यह आवाज जानी चाहिए और मस्तिष्क के किसी कोने में उन महापुरुषों को, जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, चने चबाकर, भूखे रहकर भारत की स्वाधीनता के लिए लड़े, उनको स्मरण रखा जाए, उनको जहन में रखा जाए और अपने ईमान को बचाए रखा जाए। यही एक उद्देश्य और यही एक निवेदन मेरा आप सब लोगों से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन जब वह मर जाता है तब उसका विचार उन हजारों जिंदगियों को पुनर्जीवित कर देता है जो उस विचार पर चलते हैं और उस विचार को फॉलो करते हैं। वो आग मेरे सीने के भीतर है, वो आग आपके भी सीने के भीतर है और वो आग उन सभी लोगों के सीने के भीतर है जिन्होंने इस वीडियो को देखा है या जिन्होंने किसी अन्य माध्यम से भी क्रांतिकारियों के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो मेरे इस छोटे से प्रयास को आप सराहेंगे ऐसी कामना करता हूं। आप इसके उद्देश्य को सार्थक करेंगे। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, लाहिड़ी जी के उसी आखिरी वाक्य को मैं दोहरा रहा हूं कि हर बार जन्म लूंगा और हर बार उतने ही हिम्मत, उतनी ही ताकत, उतने ही जोशो खरोश के साथ अपने जिंदगी के उद्देश्य को सार्थक करने में लग जाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम।